जब हम बात करते हैं हमल में शुगर की, तो हमें पता है इसको जेस्टेशनल डायबिटीज, फिर आपको इंसुलिन की या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, गोलियों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। फिर हमने अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई दवाई इस्तेमाल ना करें लेकिन आपके हमल के दौरान आपकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं हमल में शुगर की, तो हमें पता है इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ या जीडीएम कहा जाता है। ये वो शुगर होती है जो प्रेगनेंसी में ही हमें इसके बारे में इल्म होता है, और जैसे प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो अमूमन ये जो शुगर है वो भी ख़त्म हो जाती है। अमूमन देखा गया ये बहुत ज़्यादा सवेयर नहीं होती और ज़्यादातर पेशेंट्स में ये सिंपल डाइट को ही मैनेज करके ठीक हो जाती है। या अगर डाइट पे कंट्रोल नहीं हो रहा और डाइट आपने और एक्सरसाइज को पूरा कर लिया है, तो सिर्फ गोलियों पर ही इस शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है और इंसुलिन को अवॉइड किया जा सकता है। यहाँ ये चीज़ मैं ऐड करूँगी कि प्लीज़ अगर आपकी डाइट से या एक्सरसाइज से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो प्लीज़ इंसुलिन या जो है वो मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, चूँकि हमल में शुगर का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसी भी ट्रीटमेंट का जो बेसिक बैकबोन होती है, यानी कह लें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो उसकी डाइट की ही मैनेजमेंट होती है। अगर आप अपनी डाइट को ठीक हमल के दौरान नहीं रखेंगे, तो आप चाहे जितनी मर्ज़ी इंसुलिन लगा लें, जितना मर्ज़ी आप जो है अपनी मेडिसिन्स ले लें, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। सो बैकबोन जो है हमारी, वो ये डाइट की एडवाइस है जो कि मैं हमल के दौरान जो हर पेशेंट को अपने देती हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेशेंट्स 80% पेशेंट्स खाली ये चीज़ करके भी अपनी शुगर को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमल में शुगर होनी कितनी चाहिए। तो अगर आप अपने फास्टिंग लेवल्स को चेक करें तो वो 90 या उससे नीचे होनी चाहिए। अब यह हमल्स के अलावा जो है ना, इससे फ़र्क है, यानी अगर किसी को हमल नहीं है तो ये लेवल थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमल के दौरान आपको ये इतनी ही चाहिए। और अगर आप खाने के 1 घंटे के बाद चेक करते हैं तो ये 140 से कम होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको इसी पे ही आपने स्टिक करना होता है। अगर आप इतने लेवल्स को अचीव कर लेते हैं तो आपको भी नुकसान के चांसेस बहुत कम है और आपके बच्चा भी बहुत ज़्यादा सेफ़ रहता है। तो इसलिए इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल आपने करना है। तो अब हम आते हैं कि क्या डाइट है जिसके ऊपर आप अपने लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 है कि कुछ तो डोंट्स हैं कि ये वाली डाइट के तो आपने इसमें करीब ही नहीं जाना। ठीक हो गया। अब हम आपको फाका बिल्कुल नहीं करवाएंगे, हम आपको 3 से ज़्यादा टाइम खाने की भी एडवाइस करेंगे, लेकिन ये वाली चीज़ें आपने नहीं खानी है। उनमें नंबर 1 पे तो मैदा है, मैदे की बनी हुई हर आइटम आ जाते हैं, जिसमें बेकरी है, बिस्किट है। प्लीज़ मैदे को ज़िंदगी से निकाल दें। अगर आपको शुगर है, ये कब्ज़ भी करता है, ये और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, लेकिन शुगर के पेशेंट को मैदे की बनी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। पूरे आटे की रोटी या डिफरेंट किस्म का आटा भी लोग यूज़ करते हैं मिक्स करके, ठीक है। सो वो इम्पॉर्टेंट है, यानी फाइबर वाला जो आटा होता है ना, उसका आपने इस्तेमाल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली, चीनी से बनी हुई हर चीज़ जो होती है जिसमें शुगर शामिल होती है, वो चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। तीसरी, हर तरह का जूस ड्रिंक चाहे वो फ्रेश भी हो, क्योंकि वो आपकी शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, वो आपने मुकम्मल तौर पे अवॉइड करना है। चावल उबले हुए कभी कभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ चावलों का इस्तेमाल भी आपने नहीं करना है। कोशिश करें कम से कम कोई उबला हुआ अगर आप इस्तेमाल करें, या वो नूडल्स अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी अमाउंट में नूडल्स का जो बॉईल करके जिसका स्टार्च निकाल दिया जाता है, तो चावल या नूडल्स इस किस्म के आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो स्पेसिफिकली। इसके अलावा नेचुरल चीज़ों में खजूर है, शहद है, केला, आम, ये वाली चीज़ें भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। अब हम आते हैं कि आपको खाना कितना चाहिए और कितनी दफ़ा खाना चाहिए। नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने कभी भी खाना कम नहीं कर देना होता कि मैं मेरी शुगर बढ़ जाती खाना खा के, तो खाना पीना छोड़ दें, तब आपकी अपनी बॉडी जो है वो शुगर बनाना शुरू कर देती है और ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। सो आपने अपनी खाने की अमाउंट है वो पूरी रखनी है। आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 1800 से 2000 के दरमियान होती है। तो आपने दिन के अंदर इतनी कैलोरीज़ ही लेनी है, लेकिन कैलोरीज़ उन खानों से लेनी है जो कि शुगर नहीं बनाते हैं, बॉडी में एकदम शुगर का लेवल नहीं बढ़ाते। अगर आप बिल्कुल बाहर से जैसे शुगर वगैरह नहीं भी लेते तो अल्टीमेटली आपकी अपनी बॉडी वो शुगर बना के आपकी ज़रूरियात को पूरा करती है। लेकिन अगर आप बनी बनाई शुगर बाहर से लेते हैं तो एकदम लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जो फिर बच्चे के लिए नुकसानदेह होते हैं। सो आप अपनी बॉडी को काम करने देते हैं, बॉडी को वर्क करने दें। अब जो खाना आप अच्छी क्वालिटी का ले रहे हैं उसके साथ।
अब आपने जो है ये कैलोरीज तो होगी 1800 से 2000, अब आपने इसको तकरीबन दिन में 6 दफ़ा खाना है, यानी 6 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। बजाय ये कि आप एक मील 1000 कैलोरीज का खा लें, आपने थोड़ा थोड़ा करके थ्रू आउट द डे खाना है, ताकि किसी लम्हे भी आपकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ना बढ़े और किसी लम्हे भी आपकी शुगर लेवल बहुत कम ना हो जाए। सो जो आप 3 मील्स लेते हैं, जैसे सुबह आप 8 से 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लें। अमूमन लड़कियां सोई रहती हैं, वो नहीं खाती हैं और लेट नाइट जाग रहे होते हैं लोग, स्पेशली जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है वो अक्सर लोग रात को जागते हैं, सुबह सोते हैं। तो प्लीज़ अपनी हैबिट्स को इतना ख़राब मत कीजिए। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो कोशिश करें वो अपनी रात की नींद को पूरा करें और नाश्ते का टाइम जो है वो 8 से 9 के दरमियान रखें। इस टाइम पे वो अपना पहला जो मील होगा वो अपना लेंगी। ये इसकी जो जितनी भी आपकी जो 3 मेन खाने हैं, 3 मेन खाने और 3 स्नैक्स हम रिकमेंड करते हैं। जो 3 मेन खाने होते हैं उनमें जो पहला मील आप ले रहे हैं वो ब्रेकफास्ट है। अब ये तीनों मील्स की जो रफ़ कैलोरी का कैलकुलेशन है कि अच्छा ये 400 450 से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपको, इसमें कैलकुलेट करके आपने अपनी प्लेट तैयार करनी है। इसमें एग अंडा आप शामिल कर सकते हैं, चिकनाई भी आपको मना नहीं है, प्रोटीन्स आपको मना नहीं है, बस वो खाने मना है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। तो आप 400 कैलोरीज के अंदर रहकर अपने नाश्ता डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपके 3 स्नैक्स में से जो पहला स्नैक है वो तकरीबन 10 से 11 के दरमियान है। अगर आप नाश्ते के बाद सो भी जाती हैं तो उसके बाद आपके जो अगला स्नैक का टाइम होता है वो ये आता है 10 से 11। फिर आप दोपहर 2 बजे अपना खाना लेती हैं, फिर शाम 5 बजे कोई स्नैक ले लेती हैं, फिर रात 8 बजे खाना है और फिर 10-11 बजे के करीब ही अगला स्नैक हो जाता है। यानी इस तरह आप 6 मील जो है पूरे दिन में ले लेती हैं। अब ये चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि मैंने कहा था मेन खाना आपका 400 450 कैलोरीज़ का है, तो स्नैक आपका 200 से 250 कैलोरीज़ के दरमियान रहेगा। खाना की प्लेट जो आपने तैयार की, जो भी खाना सालन आपका बना हुआ है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन कैलोरी का बस ख्याल रखिएगा और ये अवॉइड करें कि मैदे की रोटी आप इस्तेमाल ना करें। हर मेन खाने के बाद आपने 15 से 20 मिनट की वॉक करनी है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आपकी जो फूड है उसके अंदर जो शुगर होती है वो एकदम से न्यूट्रलाइज हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, और यही वजह है कि फिर आपको इंसुलिन की या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, गोलियों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। फिर हमने बात की थी स्नैक्स की। अब वो क्या चीज़ है, वो स्नैक जो होते हैं जो कि हमने 200-250 कैलोरीज में रहना है, वो हेल्दी होना चाहिए। वो दूध का कप हो सकता है, वो शामी कबाब हो सकते हैं, चपली कबाब हो सकते हैं, जो आपको पसंद है, वो ब्राउन ब्रेड का सैंडविच हो सकता है, वो कोई एक फल हो सकता है। आपको दिन का एक फल अलाउड है जो कि आम या केला नहीं होगा, तो ये एक फल भी हो सकता है। वाटरमेलन, मेलन, अमरूद, सेब, अनार, ये सारा कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी क्वांटिटी देख लीजिए। कैलोरी रिक्वायरमेंट आपकी जो कैलोरीज है वो 200 से 250 के दरमियान होनी चाहिए। वो जो है इस वक्त दूध का, दही का इस्तेमाल, नट्स का इस्तेमाल, वो भी आप इस दौरान में कर सकते हैं। तो अमूमन ये इतनी कैलोरीज में रहें अगर आप, और हर मेन खाने के बाद वॉक करें तो ज़्यादा चांसेस है, 80% पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनको एक्स्ट्रा किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहती है। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। इससे आपकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट या तो कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर आपके टारगेट लेवल्स कंट्रोल रहते हैं इन सारी एहतियात के साथ, तो फिर आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दुआओं में याद रखिए।